गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं काजल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1। तो हमने पार्ट 4 बना दिया था और पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आ चुका है। तो पार्ट 4 में हमने पढ़ाया था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो हम कैसे करते हैं, वीडीसाइड की हेल्प से हम वीड से प्रोटेक्ट रहते हैं। और वीडीसाइड्स को हम कब डालते हैं? बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, है ना। और वीडीसाइड्स कौन कौन से होते हैं? 2D एंड 4D। तो चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और जो क्रॉप को मतलब जब क्रॉप बढ़ जाते हैं, फ्रूट अच्छा सा लग जाता है और मतलब मैच्योर हो जाता है और उसके बाद कट करते हैं किसी क्रॉप को, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब जो क्रॉप्स है हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या है, धरती से निकाल लिए जाते हैं और उसे कट कर दिया जाता है ग्राउंड के पास। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. और cereal crop को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। Harvesting in a country is either done manually by trickle or by the machine called harvester. अभी के ज़माने में जो हार्वेस्टिंग होती है हमारे कंट्री में, वो हार्वेस्टर से होती है। एक मशीन से होती है जिसका नाम हार्वेस्टर है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं उसमें जो ग्रेन सीड होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है क्राफ्ट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और ये प्रोसेस क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये किससे होता है? कंबाइन मशीन के कारण। ओके, विच इज इन अ फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। और इस मशीन से क्या है, हम लोग हार्वेस्ट भी कर देते हैं, हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं ये है वो कंबाइन मशीन। After harvesting, sometimes shrubs are left in the field, which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. Yes, of course it will happen. Farmer with small holdings of land to do the separation of grains and craft by winnowing. If you already studied this in class 6th. तो इस मशीन से हम लोग विनोइंग का प्रोसेस करते हैं, विनोइंग मशीन। Harvest festival. After 3 or 4 months of hard work, there comes a day of the harvest. अब 3 से 4 महीने बाद ही तो मैच्योर होता है एक प्लांट, एक क्रॉप। तो फिर उस क्रॉप की इतनी सेवा की होगी उस क्रॉप की, तभी वो मैच्योर हो पाया। प्रॉपर सनलाइट उसे मिली होगी, प्रॉपर वाटर फार्मर ने दिया होगा, प्रॉपर फर्टिलाइजर, प्रॉपर वीड्स को निकाला होगा, तभी एक प्लांट अच्छे से मैच्योर हो पाता है। तो इतने 3 से 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद वो दिन आता है जब ये प्लांट हार्वेस्ट होता है। द स्लाइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। और ये जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है जो गोल्डन फील्ड्स की तरह लगते हैं, ये कट जाते हैं लैडन विथ ग्रेन। और ये क्या है? ग्रेन से भरे होते हैं। fills the heart of farmer with joy and the sense of well-being। और ये क्या है? फार्मर्स के हार्ट को संतुष्टि देते हैं कि हाँ हमारा क्रॉप अच्छा हुआ है। ओके,
और जो इन लोग की खुशी होती है ना, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। The efforts of the past season have grown fruits and it is time to relax and enjoy a little. अब क्या है, इतनी मेहनत की जो पास्ट सीजन में, जैसे अगर गर्मी में होगा तो जाके बारिश में ही कटता है कोई भी गर्मी का, तो वो 3-4 महीने की मेहनत को जब वो लोग क्रॉप काट लेते हैं, फिर वो रेस्ट पे, मतलब उन्हें लगता है कि हाँ वो उनको रेस्ट मिला कुछ टाइम का, और वो रिलैक्स करते हैं एकदम बहुत खुशी में। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो जब हार्वेस्ट होता है तो वो पीरियड होता है सबसे हैप्पीनेस पार्ट, और ये पूरे इंडिया में माना जाता है। Men and women celebrate it with great atheism। मतलब जो मैन और वुमेन है उसे इस क्रॉप को काटने टाइम ये चीज सेलिब्रेट भी करते हैं कि इनकी क्रॉप मतलब फसल कट चुकी है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नैना एंड बिहू। तो ये सब हार्वेस्ट होने के बाद जो होते हैं हम लोग के फेस्टिवल्स ये हैं। और गाइस आपके लिए क्वेश्चन है, जो जनवरी के महीने में जो फसल कटती है तो उन फसल के लिए पंजाब के लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? स्टोरेज। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। स्टोरेज एंड प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो अब देखो, आपने हार्वेस्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उगा दिया। अब बहुत ज्यादा मात्रा में आपने उगाया तो उसको स्टोर करोगे तभी ना वो सालों साल तक चलेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। If the crop grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. तो ये इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, तभी तो हम लोग उसको बाद में खा सकते हैं। The fresh crop has more moisture. जो फ्रेश क्रॉप होता है उसके पास बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अट्रैक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप मतलब फ्रेश हार्वेस्टेड को बिना सुखाए अगर आप रख देते हो स्टोर होने के लिए, तो क्या है वो उसमें कीड़े लग जाएंगे, लूजनिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और वो जर्मिनेशन कैपेसिटी को लूज कर देते हैं। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम, बिना स्टोर किए इन ग्रेन्स को, मतलब बिना सुखाए इन ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत गलत होगा, नहीं तो बाद में आप खा कुछ भी नहीं पाओगे। And before storing them, the grains are probably dried in the sun to reduce the moisture in them. और स्टोरिंग मतलब स्टोर करने से पहले हमें इन ग्रेन्स को सनलाइट में सुखा लेना चाहिए, और सनलाइट में सुखा लेने के बाद फिर क्या होगा ना, जो इनका मॉइस्चर है इन ग्रेन्स का वो कम हो जाएगा। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स। अब ये क्या है, इंसेक्ट से, फंगी से, बैक्टीरिया से, इन सब से इन ग्रेन्स को बचाएंगी। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। और जो फार्मर्स होते हैं वो जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rat and insect। तो गाइस ये silos और granaries ये होते हैं, देखो ये बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है।
ये जूट बैग्स होते हैं जिन्हें हिंदी में बोरी कहा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घर में अगर आपको स्टोर करना है फूड को तो आप ड्राई लीव का यूज कर सकते हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको बहुत बड़े मतलब गोडाउन्स वगैरह में स्टोर करने हैं तो आपको क्या है केमिकल यूज करना पड़ेगा उन पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। तो गाइस ये एक्टिविटी कर लेना। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फूड मतलब मिल्क जो है वो उसका सोर्स क्या है? काव, बफेलो, शिप, गोट, कैमल। तो ये सब ना मिल्क देते हैं। ऐसे ही एग 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 कहाँ से मिलता है आपको, है ना? फ्रूट कहाँ से मिलता है? लाइक दिस। ऊल कहाँ से मिलता है? ओके। आफ्टर completing this table you must have seen that like plants animals also provides us with different kinds of food। तो ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि प्लांट्स के जैसा एनिमल भी फूड को प्रोवाइड करते हैं। हम काइंड ऑफ फूड हमें प्रोवाइड होता है एनिमल से। मैनी पीपल लिविंग इन आवर कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब क्या है, बहुत जगह के लोग जो नॉनवेज होते हैं वो फिश को कंज्यूम करते हैं अपने रेगुलर डाइट्स में। ओके, in the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants। we have seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, is called animal husbandry। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि हम लोग बहुत सारे फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और इधर हमने देखा कि प्लांट को कैसे हम उगाते हैं। जैसे पहले प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, फिर सीड डालते हैं, सीड को सोइंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वीड्स को हटाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी किया जाता है। एनिमल्स को अगर घर पे पालोगे या फिर फार्म में पालोगे, उन्हें प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, प्रॉपर शेल्टर देना पड़ेगा और प्रॉपर केयर देना पड़ेगा। तो ऐसे को ही मतलब ऐसे ही एनिमल्स को लार्ज स्केल में अगर हम लोग रखते हैं तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ। यस, बिल्कुल फिश है। वी गेट cod liver oil from fish which is rich in vitamin D, और जो कि विटामिन डी रीच करता है। ओके गाइस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।